मैं विजुअल आर्ट न्यूज़ से अशोक कुमार गया से। आज हमारे सामने सरोज कुमार मिश्रा जी आए हुए हैं। आज कलाकारों के मिलाने की जो सिलसिला है, इसमें सरोज कुमार मिश्रा जी से मैं विस्तृत बात करूँगा। आप सभी को सरोज मिश्रा जी हमारे परम मित्र भी हैं। जब हम बनारस में रहते थे तो साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में हम लोग रूम में भी रहे हैं। आज सरोज मिश्रा जी एक अच्छे मुकाम हासिल कर लिए हैं अपनी मेहनत के बदौलत। शुरू से मैं इनको देखते आया हूँ। जब मैं बनारस में एडमिशन हुआ था BHU में, तो इनका लगन और मेहनत और ये सब देख करके मैं इनके प्रति आकर्षित हो गया था। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये भी बहुत अच्छे इंसान दिल से और हमको जगह दिए और मित्रता का हाथ इन्होंने भी बढ़ाया। बहुत खुशी हुआ कि इनके साथ सानिध्य में रह करके बहुत कुछ सीखे भी। हम लोग बचपना भी एक तरह से गुजारे, एक तरह से कह सकते हैं। आज मैं सरोज जी से बहुत कुछ विस्तृत मैं बात करना चाहता हूँ। सरोज जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप कला क्षेत्र में जब कदम रखें, जब आप छोटे थे, पहली बार ब्रश वगैरह पकड़े, तो किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि बहुत सारा चीज़ देखते हैं, हर एक कलाकारों के साथ एक बहुत बड़ी परिस्थितियाँ आती है। कई गार्जियन तो चाहते नहीं है, पहले तो सब लोग चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन कला के क्षेत्र में जाने से पता नहीं क्यों पहले परहेज करते थे। अब मैं सरोज जी से मैं विशेष जानना चाहता हूँ कि सरोज जी कैसे कैसे मेहनत करके आगे बढ़े। आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको कला के क्षेत्र में सम्मान भी मिला, हमें बहुत खुशी हुई। आज गया में आए हैं तो मैं बहुत गदगद हो गया, हमारे मित्र लोग भी बहुत खुश हो गए। अब मैं सरोज जी से मैं विस्तृत इनकी जीवनी के बारे में जानना चाहता हूँ। कला यात्रा एक तरह से हम देखेंगे कि बचपन से ही रंगों और चित्रकारी में लगाव रहा, लेकिन जैसे हमारे घर से कोई रोक टोक नहीं था, सारे लोग बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन कभी कभी मैं चित्रों के साथ थोड़ी सी हरकत किया करता था। जैसे चित्रों को कुछ नई तरीके से रेखा कुछ नए तरीके से बिगाड़ करके कुछ नया करने की कोशिश मन में रहती थी। कभी कभी कलर बैठ के कलर कर रहे हैं और कलर ख़त्म हो गया तो पास में पड़े हुए मिट्टी को भी पानी के साथ मिला के रंगों की जगह पर इस्तेमाल किया करता था। पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो रंगों और अलंकरण में बहुत मन लगा रहता था। और 24 घंटे में मुझे लगता है कि शुरू के दौर में 10-12 घंटे इसी में निकल जाया करते थे। कब खाना है कब नहीं खाना, ऐसा कुछ चिंता ही नहीं रहता। बाद में प्रैक्टिस करते करते कुछ समय बाद पता चला कि फाइन आर्ट्स में पढ़ाई नहीं होती है। और हमारे एक बड़े भैया थे, आज के टाइम में नहीं रहे, तो उनके द्वारा, उनके एक मित्र थे, उनका नाम था गुंजेश, उनके द्वारा मालूम हुआ कि फाइन आर्ट्स की 4 साल की पढ़ाई है और आगे पढ़ेंगे तो मास्टर डिग्री भी होता है। तो जिस दिन मुझे जानकारी हुआ उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा और सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे लगा कि अरे मैं भी दुनिया में कुछ कर सकता हूँ। और वहाँ से फिर मैं चित्रों के माध्यम से उसके जो सर्वोच्च जो गुरु कहेंगे या जिनसे कुछ जानकारी मिल सके, वैसे लोगों की तलाश करता रहा। और बोकारो में 2 गुरु जी हम लोग को मिले, एक नायक जी और एक मंडल जी। लेकिन नायक जी का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, जिनसे कॉलेज में कैसे दाखिला लिया जाए, दाखिला लेने की प्रक्रियाओं में चित्रों की क्या बारीकियाँ है, ये नायक जी ने हमें विस्तृत रूप से समझाया और बताया भी। उस दौरान हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे ग्रुप में। और मैंने फर्स्ट टाइम जब एंट्रेंस में एग्ज़ाम दिया BHU के लिए, तो उसमें मेरा एडमिशन नहीं हुआ। और दूसरी बार हमारी एडमिशन हुई और हम लोग हमारे साथ साथ हमारे 15 दोस्तों की हुई। और वहाँ से फिर कला यात्रा समझ लीजिए कि पहला पायदान में जब एडमिशन हो गई तो मुझे लगा कि मैंने पहला सीढ़ी अपने आप में
उसको चढ़ के मैंने आगे की परंपरा को समझने की प्रक्रिया में वर्तमान में जो काम कर रहे हैं इसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हमारी माता जी। अच्छा। और बीच के दौर में जो एडमिशन और बैचलर डिग्री से लेके मास्टर डिग्री की प्रक्रिया में जो हमने तैयारियाँ और काम का जो तकनीक जो सीखा उसमें एक जो पद्धति और शैली को विकसित करने वाली मतलब व्यवस्था में मैं लगा रहा, लेकिन काम को लेकर के बहुत नए तरह का तकनीक को ईजाद करने का मुझे सबसे सुंदर अवसर मिला एक बार जब मेरी मास्टर डिग्री की पढ़ाई थी उस समय, और दूसरे दौर में जब हमारी माता जी निकल गई। हमारी माता जी सूजनी को लेकर बहुत काम किया करती थी। सूजनी के दौरे गलीचा और वो सब बनाती थी, माँ की बहुत याद रहती थी। तो मैं सूजनी को ले करके अपने चित्रों में उसकी जो बारीकियाँ हैं उसको रंगों के माध्यम से कैनवस पे बनाना शुरू किया। और मुझे ये लगता रहा कि चलो मैं अपने माँ के बहुत करीब हूँ, और धीरे धीरे मुझे लगता है वो थोड़ी सी शैली का एक रास्ता बनने में हमारी माता जी का ही आशीर्वाद बना है। बाकी कला में विशेष रूप बहुत सारी होती है, वाटर कलर और पेंटिंग। तो कौन सा कला मतलब इसमें ज़्यादा आपको रुचि लगता है, आप उसमें करना चाहते हैं, हमारे कुछ? बेसिकली आर्ट में जो हमने जो किया, मैं सारी विधाओं में जैसे कि जल रंग है, ऑयल रंग है, एक्रेलिक है, पेंसिल है, चारकोल है, जितने भी माध्यम हैं मैंने किसी माध्यम को छोड़ा नहीं। इवन जो माध्यम से हटके भी होता था उसको भी मैंने किया, जैसे लकड़ी को जला करके, मिट्टी को रंग के रूप में लगा करके। तो मैंने किसी भी प्रक्रिया को मैंने छोड़ा नहीं। कलर के साथ कभी कभी कपड़े को, थ्रेड को, कभी कभी मिक्स मीडिया, कभी पेपर को जला के, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब आज भी इच्छा होती है कि कोई नई तरह का एक्सपेरिमेंट हो तो मैं सबसे पहले उसको करूँ, या छोटा हो या बड़ा, क्योंकि शुरू से कुछ नया करने की इच्छा नहीं है। मुझे बने बनाए रास्ते पर चलने का शौक बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा लगता है कुछ भी करो, कुछ अपना करो, क्योंकि मुझे जब ईश्वर ने सब कुछ एक अलग तरीके से सौंपा है रंग रूप, तो मुझे लगता है मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, और उसी कोशिश में मैं भगवान का नाम लेकर के निरंतर अभ्यास करता हूँ कुछ नया करना। कई लोग को देखे हैं पढ़ाई के दरमियान, जैसे हो सकता है किसी की आर्थिक स्थिति सही है, किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है, तो पढ़ाई के दरमियान वो पेंटिंग ऑर्डर लेके बनाना या किसी कॉमर्शियल को ऑर्डर उठा करके काम करना, क्या इस तरह का दौर पड़ा है क्या, या ये है आपका पढ़ाई के दरमियान? मैं अपने काम को लेकर के कभी भी सेल करने की उसमें लालसा में कभी नहीं रहा। बिक जाए, कितने में बिके, या कोई क्लाइंट के पास जाना है, ब्रोकरेज वाले से मिलना है, इस तरह की प्रक्रिया में मैं कभी इन्वॉल्व ही नहीं। मुझे यही लगता था कि जिस दिन हो सकता है मेरा, क्योंकि जब काम सेल होने का होगा तो ज़रूर ऐसा कोई दौर आएगा जब मेरा कुछ ऐसा सेल होगा, क्योंकि मुझे अपने काम पे ज़्यादा विश्वास होता था और काम मैं अपने आनंद के लिए करता था।
अपने को खुश रखूँ, इसी के लिए मैं काम करता था, आज भी करता हूँ। तो मुझे यही मेरे दिमाग में सोच रहता है कि मेरी जो इच्छा थी इस काम के प्रति, उसको मैंने सफल तरीके से किया कि नहीं। क्योंकि मुझे लगा, मुझे ये बराबर लगता रहा कि बाज़ार में जाने का मतलब है कि अपनी बहुत सारी सोच को, मतलब आप या तो किसी डब्बे में बंद करके रख दो, या फिर बहुत सारी चीज़ों से आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं जब तक एक अच्छे साधक के रूप में आगे ना बढ़ जाऊँ, एक जगह ना मिल जाए, तब तक मैं काम को सेल करने के लिए या उसको बेचने के लिए कोई अदर व्यवस्था मैं कभी लगाने की कोशिश नहीं किया, और ना ही किसी को सलाह देता। इसमें BHU में पढ़ने के दरमियान आप जैसे कई शिक्षक हैं, जैसे प्रणाम सिंह, बदुल्ला में और भी बहुत सारे, तो आप किन शिक्षक से प्रभावित होकर करके थोड़ा सा मोटिवेट हुए और आगे बढ़ने की कोशिश की? आई थिंक हमें याद है कि रविंद्र मिश्रा सर भी थे उस समय, प्रणाम सिंह थे, संतोष सर थे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, तो अंजन चक्रवर्ती सर भी थे, वो तो हिस्ट्री और थ्योरी में। हमें BHU में सभी लोग, जितने भी गुरुजी, सब लोग गुरुजी ही थे, सभी अच्छे लगते थे। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में हमारे गाइड के रूप में हमने इस प्रणाम सिंह को चुना था, क्योंकि प्रणाम सर में आज भी एक चीज़ें दिखती हैं, क्या निरंतर वो अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने के माध्यम से कभी भी आप उनसे काम को लेकर के कुछ चर्चाएँ करिए या कुछ पूछिए, तो आज भी उसी तरीके से वो जानकारी को मतलब बच्चों को या हमें भी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे कहेंगे प्रॉपर वे में शिक्षा और दीक्षा, ये दोनों चीज़ें मुझे बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा से ही प्राप्त। बस मैं अलग हट करके एक सवाल करता हूँ, जब भी आप पेंटिंग करते हैं ऐसे तो कलाकार भावुक बहुत होता है, कोई भी किसी का अगर दुख का न्यूज आ जाता है तो पता नहीं क्यों चेहरे में भी हम लोग का दुख का वो आभास हो जाता है, इमोशनल होता है करने का मतलब। तो आप जब कभी चिंतित होते हैं या पेंटिंग दरमियान के कभी कभी आपको भी देखे हैं घाट पे अकेले बैठ करके अपने से चिंतन करते हैं। संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो ऐसा कौन सा गाना है जिसको आप गुनगुनाते हैं और फिर आपकी मन शांत हो जाता है? ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि कलाकारों के लिए, जैसे हम लोग चित्रकला, हम क्या, मैं मेरी तरह जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुंदर सा माध्यम है म्यूज़िक। और म्यूज़िक में गाना सुनना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप गाना सुनो ही सुनो, उसमें वाद्यंत्र भी है जिसके आवाज़ों से हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसे गाड़ी, रोड में गाड़ी चलता है, कोई गाड़ी किसी मोटरसाइकिल की देखिएगा, साइलेंसर में होती तो बहुत फटफट आवाज़ करता है, और वो इतना बेसुरे आवाज़ में निकलता है आवाज़ कि आप पूरा इरिटेट हो जाओगे। वैसे ही एक म्यूज़िक है, और क्लासिकल बेस में जैसे तबला हो गया, बांसुरी हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुन करके आपके मन का जो भी एक अंदरूनी जो एक लय जो छेड़ने वाली बात है, वो वाद्यंत्र से सुनने को मिलती है। तो मुझे एक हमारे सीनियर थे विजय भैया, उसके म्यूज़िक फैकल्टी के, लेकिन उनके वायलिन में बहुत अजीब सी क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट था। जब भी मैं सुनता था तो लगता था कि बैठ के सुनना चाहिए, और उनके चीज़ों को इसलिए भी सुनता था क्योंकि उनको किसी के पैसे से और किसी के रॉयल्टी से और किसी अधिकारी से संपर्क करने का शौक़ नहीं था, बस उनको अच्छा श्रोता चाहिए था। और हम लोग जब सुने तो खाए हो ना खाए, लेकिन हमें कम से कम 1 से 2 घंटा आराम से बैठ के हम लोग को वायलिन की आवाज़ें सुनाते थे। और युवा कोठी में 4 तल्ला मतलब छत के ऊपर बैठ करके जनरली उनका हम लोग को सेशन सुनने को मिला। जब ये आज के टाइम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमें लगता है कि जो एक फक्कड़पना और एक आनंद वाला जो वो समय हम लोगों को दे के गए हैं, तो शायद ही अब दूसरे दौर में अनुमान लगाना मुश्किल है कि किसी और से उस तरह की चीज़ें सुनने को मिले। पढ़ाई के दरमियान ऐसा कोई क्षण या कोई घटना जो कि हर समय कभी याद आता है तो मन गुदगुदा जाता है या शांत हो जाता है, या किसी तरह का कोई ऐसा घटना घटा हो
हॉस्टल में रहने के दरमियान या कॉलेज में, जो कि आपको कभी कभी याद करते तो मन गदगद होता है या तो झकझोर देता है, ऐसी कोई घटना अगर याद है? एक मुझे बहुत आनंद देने वाला एक पल याद आता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे और हमारे बैच में 30 लोग हुआ करते थे। 50 की संख्या में एडमिशन होती थी, लेकिन 30 लोग बाहर के होते थे, जिससे हम लोग अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि बाहर वाले जाके तुरंत एक दूसरे से मतलब सीरियसली मिला करते थे कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो ऐसे करीब करीब ग्रुप में 30 लोग थे और हम लोग का यही वो होता था कि फर्स्ट ईयर में है और हमेशा किसी न किसी के कमरे में जाना होता था कि आज कौन क्या बनाए, क्योंकि सब लोग खाने बनाने में नए होते थे और किसी का खाना बहुत अच्छा बनता नहीं था। तो हमारे साथ एक दोस्त था अरुण शर्मा करके। तो अरुण जैसे अशोक है हमारे साथ के मित्र हैं और हम लोग बहुत क्या बोलेंगे उसको मतलब कला की पढ़ाई के पाठ्यक्रम में ये लोग हम लोग सहभागी रहे। तो अरुण की स्थिति क्या थी, हम लोग के ग्रुप में कि अरुण खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, हम लोग जाया करते थे। तो अरुण हम लोग ये 97 की बात है, अरुण क्या हम लोग गए कि अरुण खिचड़ी बनाया था, खिचड़ी की बात है। तो खिचड़ी भाई साहब ऐसी बनी कि मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब वो कुकर खोलने के बाद आज भी याद आता है। हम लोग कुकर को खोला करते हैं, लेकिन 97 का वो दिन था, कुकर खुद ही खुल गया था। खुला कैसे, उसने जब उसमें ऊपर पे ट्यूब बल्ब जैसा कुछ होता है जिससे सीधी आवाज़ करती है, तो बल्ब था ही नहीं। और अरुण एक तरह का इंजीनियर भी था, तो क्या करते थे कि पेंसिल को काट के उसके बल्ब को उसने पैक कर दिया था और खिचड़ी उसने चढ़ा दिया था और उसी में आलू भी डाल दिया था कि एक साथ सब हम लोग रेडी कर लेंगे। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, इतना जोर से सीटी लगा कि उसका ढक्कन जो है बाहर हो गया और फर्श पे पूरा चावल का पानी गिर चुका था। तो अरुण दौड़ के आया अंदर से, अरे क्या हो गया। तो चावल के पानी पे जैसे ही इसका पैर पड़ा तो सामने में दरवाज़ा था और बिल्कुल सच्ची घटना है, दरवाजे में ऐसे चोट लगा कि दरवाजे के बाहर चला गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सेशन याद आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ों को हम लोग इतने कम समय में नहीं शेयर कर सकते हैं, विशेषतः जितना हो सका। और ये हमारे अशोक जी चित्रकला में बहुत अच्छे रहे और इनकी ऑयल पेंटिंग जवाब की रही। तो हम लोग सब एक साथ पढ़े भी, हम लोग के बैचमेट भी बहुत सारे लोग अच्छे हुए और आज के डेट में सब लोग अच्छे से काम कर ही रहे हैं। विशेष आप अशोक जी से ही बात करें। बहुत अच्छा सरोज मिश्रा जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि नए जनरेशन के लोग हैं जो कला के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? एक अच्छा संदेश जाके उनकी मार्गदर्शन और उनके गार्जियन भी समझे, क्योंकि कई गार्जियन लोग समझते ही नहीं हैं कि कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का चांस रहता है और बहुत ऊपर तक, जैसे कि आपने राष्ट्रपति अवार्ड भी हासिल किया, तो किस तरह? हाँ, राष्ट्रपति जी के द्वारा मुझे नेशनल अवार्ड मिला 2025 में। और मैं इस मंच से एक ही बात बोलूँगा, अपने जितने सहयोगी मित्र हैं या कलाकार हैं या बहुत से अभिभावक हैं जो इस हमारे इस संदेश को देखें या सुने, तो आपसे एक ही विनती है, अपने बच्चे को कम से कम जो आप आज के समय में जो खाने की प्रक्रिया है, सैंडविच और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हम सामने खाते हैं, खिलाते हैं, वैसे जंक फूड ना खा करके उसके कुछ पैसे बचा करके यदि हम अपने बच्चों को कला से संबंधित चीज़ों को, सामग्रियाँ को खरीदें और थोड़ी सी उन्हें भारतीयता के प्रति जागरूक करें और भारतीय कला के बारे में या उसके दृष्टिकोण को समझाते हुए उन्हें कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा और हम अपने बीते हुए सभ्यता और संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और कुछ बेहतर और भी बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सारे
लोगों से, सारे दर्शक से हमारी अपील यही है कि आप कम से कम अपने घर में किसी एक बच्चे को, स्टूडेंट्स को, या तो नाट्य विधा हो या फिर म्यूज़िक हो या फिर आर्ट हो, किसी ना किसी में ज़रूर पाठ्यक्रम में पढ़ने और दाखिला लेने के लिए। टीचर समीर जी हैं, बंडा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये भी हम लोग का दोस्ती देख करके और कला को देख करके बहुत मनमोहित हो गए हैं। मतलब इनको भी एक ये हो गया, और बहुत अच्छा, कम समय में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। अब इसको क्या कहें, मैं समीर जी से बहुत चाहता हूँ कि हमारे सरोज जी के लिए थोड़ा सा कुछ बोलें। देखिए, जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई सरोज मिश्रा जी से, तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि कला के क्षेत्र में जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है, ये हमारे लिए, हमारे मित्र के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। और आज हमारे बीच आए हुए भी हैं, जिसको तो हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई है इनसे मिलने के बाद। और ये कला के क्षेत्र में सब लोगों को, आने वाले पीढ़ी को जो प्रेरणा उनके द्वारा मिल रही है, जो गार्जियन आज के समय में कला को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, पेंटिंग्स वगैरह को, तो इनके द्वारा जो प्रेरणा मिल रही है, तो सब लोगों को इससे प्रेरणा लेते हुए इसी क्षेत्र में काम करना चाहिए और भविष्य अपना बनाना चाहिए। ऐसा ना कि खाली डॉक्टर, इंजीनियर और के क्षेत्र में लोग जो गार्जियन जो सोचते हैं, उससे हट के भी लोगों को ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। तो अपना जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए इस क्षेत्र का भी ध्यान देना चाहिए। सरोज मिश्रा जी, समीर जी भी आपका क्या क्या है? समीर जी से मुझे बहुत खुशी हुई, और सबसे बड़ी बात ये रही कि हम लोगों के साथ छोटी सी चर्चा हुई, लेकिन समीर जी के द्वारा ही एक मार्गदर्शन मिला कि आप लोग इधर कहीं ना कहीं वर्कशॉप करते कराते हैं, आते हैं, तो एक बार हम लोग इस पावन धरती पर भी इसी तरह का कुछ समीकरण तैयार करें और एक छोटा सा भारतीय संस्कृति को लेकर के हम अपने दर्शकों को बीच में अच्छा कला के माध्यम से एक संदेश देने के लिए एक कार्यक्रम किया है शुरुआत। ये समीर जी का हम लोगों के लिए मैसेज रहा, और इसमें हम लोग आगे एक अच्छी तरह से प्लानिंग करके अशोक जी के माध्यम से मिश्रा जी से बस एक क्वेश्चन और है, ऐसा कौन सा गाना आपके मन में कभी कभी आता है तो आप गुनगुनाते हैं, आपको अच्छा लगता है, उसको सुनते हैं, मन को शांति मिलती है? गाना का बोल बता दें, मैं वो गाना सुना दूँगा। गाना तो सारे अच्छे ही होते हैं, क्योंकि सभी किसी भी गाना सुनो, गाना को सुनने के बाद मन में एक अच्छा भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर भी कभी कभी हम एक गज़ल है आबिदा जी की, उसको थोड़ा कभी कभी गुनगुना लिया करते हैं। पूरी तरह से गाना तो मुझे याद नहीं है, फिर भी जितना है आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल न जानूं। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे।
मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ज़माने भर के गम या एक तरह गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे।